दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव की बात करने वाले हैं जो सच में हम सबके जीवन को छूने वाला है। कागजों के भारी भरकम बोझ से निकलकर भारत की जनगणना अब पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है। 2027 की इस डिजिटल जनगणना का पूरा सेटअप कैसे काम करेगा, आइए फटाफट समझते हैं। अब जरा सोचिए, पहले जनगणना का मतलब क्या होता था? यही ना कि कोई सरकारी अधिकारी दरवाजे पर आएगा और एक मोटे से रजिस्टर में हमारी जानकारी दर्ज करेगा। लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भारत की जनगणना किसी दरवाजे पर नहीं, बल्कि सीधे आपके स्मार्टफोन या लैपटॉप पर शुरू होगी। जी हाँ, अब आप और हम घर बैठे अपनी जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे। है ना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, भारत की पहली डिजिटल जनगणना। अब इसके स्केल का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए, 32 लाख। जी हाँ, 32 लाख फील्ड कर्मचारियों को इस महाअभियान के लिए तैनात किया जा रहा है। भारत जैसे विशाल देश की डिजिटल गिनती करना कोई मजाक तो है नहीं। और इस पूरे ऑपरेशन का बजट पता है कितना है? 11,718 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये आंकड़ा ही अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि ये कितनी बड़ी और अहम प्रक्रिया होने वाली है। अगर हम 2011 की जनगणना से इसकी तुलना करें तो फर्क साफ नजर आता है। 2011 में सब कुछ कागज पर था। फॉर्म खोने का डर, गलतियां होने की गुंजाइश और डेटा प्रोसेस होने में तो भाई सालों लग जाते थे। लेकिन 2027 की कहानी बिल्कुल अलग है। सीडैक ने 4 कमाल के प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं। मैपिंग के लिए HLBC, फील्ड वर्कर्स के लिए HLO ऐप, हम नागरिकों के लिए SE यानी सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल और इस पूरे प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए CMMS। और सबसे अच्छी बात, ये सब कुछ रियल टाइम में और बेहद सुरक्षित तरीके से सिंक होगा। और हाँ, इस पूरी डिजिटल जर्नी को थोड़ा और मजेदार और आम लोगों से जोड़ने के लिए सरकार ने 2 नए मैस्कॉट यानी शुभंकर भी उतारे हैं, प्रगति और विकास। ये दोनों इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमारा मार्गदर्शन करेंगे ताकि ये इतना बड़ा सरकारी काम थोड़ा आसान और फ्रेंडली लग सके। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा भाग, जनगणना के 2 चरण। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। ये काम एक बार में नहीं होगा। पहला चरण है मकान सूचीकरण या हाउस लिस्टिंग, जो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगा। इसमें बेसिकली घरों और उनमें मौजूद सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। दूसरा चरण है जनसंख्या गणना, जो फरवरी 2027 में होगा, जहां व्यक्तियों की पूरी जानकारी दर्ज होगी। जो बर्फ से ढके इलाके हैं वहां ये काम थोड़ा पहले यानी सितंबर 2026 में ही निपटा लिया जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, इस पूरी गणना के लिए 1 मार्च 2027 को रेफरेंस डेट माना गया है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी कैच है, सेल्फ एन्यूमरेशन, यानी खुद से अपनी जानकारी भरने का मौका पूरे देश को एक साथ नहीं मिलेगा। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 15 दिन की एक अलग विंडो तय की गई है। मतलब अगर आप दिल्ली या कर्नाटक में हैं तो आपके लिए ये 1 से 15 अप्रैल तक होगा, यूपी वालों के लिए 7 से 21 मई और असम में 2 से 16 अगस्त के बीच। तो आप सभी को अपने अपने राज्य की तारीखों पर नजर रखनी होगी। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, सेल्फ एन्यूमरेशन कैसे करें। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम इस ऑनलाइन प्रक्रिया को बिना किसी गड़बड़ के पूरा कैसे करेंगे? तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये लगभग उतना ही आसान है जितना ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना या ट्रेन का टिकट बुक करना। बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको census.census.gov.in वेबसाइट पर जाना है। फिर अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरीफाई करना है। इसके बाद घर और संपत्ति से जुड़े कुछ आसान से सवालों के जवाब देने हैं। इसमें मुश्किल से आपके 15-20 मिनट लगेंगे। और हाँ, सबसे अहम बात, फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक 11 अंकों की ऐसी ID मिलेगी। इसे बहुत ही संभाल कर रखना है, क्योंकि जब बाद में अधिकारी आपके घर आएंगे तो आपको उन्हें यही ID बतानी होगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर पूछा क्या जाएगा? तो देखिए, पहले चरण में आपसे कुल 34 सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके घर की दीवार और छत किस चीज से बनी है, पीने का पानी कहाँ से आता है, खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, क्या आपके पास वाहन है, इंटरनेट, टीवी या कंप्यूटर की सुविधा है या नहीं। ये सब सवाल इसलिए हैं ताकि आज के आधुनिक भारतीय परिवारों की एक असली और साफ तस्वीर सामने आ सके। इसके बाद आता है एक बहुत ही गंभीर और अहम मुद्दा, हमारा चौथा भाग, डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी। अब अपना डेटा ऑनलाइन देते समय प्राइवेसी की चिंता होना तो बिल्कुल लाजमी है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 कानूनी तौर पर यह पक्का करती है कि आपका व्यक्तिगत डेटा पूरी तरह से गोपनीय रहेगा। मतलब इसे इतना सीक्रेट रखा जाता है कि इसे RTI के जरिए भी कोई नहीं निकाल सकता। यहां तक कि इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर भी पेश नहीं किया जा सकता।
ये मजबूत कानूनी ढांचा ही है जो इस डिजिटल सिस्टम पर हमारा भरोसा कायम करता है। वैसे अगर हम इस विषय पर बात कर ही रहे हैं तो एनपीआर और एनआरसी को लेकर जो चिंताएं रही हैं उन्हें भी समझना जरूरी है। यहाँ स्रोतों में हमें दो अलग-अलग पक्ष देखने को मिलते हैं। केंद्र सरकार का बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि जनगणना का डेटा सिर्फ और सिर्फ सांख्यिकीय नीतियों के लिए है और सीएए या एनआरसी का जनगणना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों ने माता-पिता के जन्मस्थान जैसे अतिरिक्त सवालों को लेकर अपनी चिंताएं और आशंकाएं जताई हैं। हमारा काम यहाँ आपको बस इन दोनों पहलुओं से निष्पक्ष रूप से अवगत कराना है। अब चलते हैं हमारे आखिरी और 5वें भाग की ओर, नियम, दंड और हेल्पलाइन। अगर पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको कोई भी उलझन हो तो बस 1855 डायल कर लीजिए। ये राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है और ये कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके तुरंत मदद ली जा सकती है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जनगणना एक कानूनी प्रक्रिया है, कोई नॉर्मल सर्वे नहीं। जनगणना अधिनियम की धारा 11 के तहत इसमें कड़े दंड का भी प्रावधान है। अगर कोई जानबूझकर गलत जानकारी देता है, अधिकारियों के काम में रुकावट डालता है या दस्तावेजों को नष्ट करता है तो उसे 1000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें पूरी ईमानदारी और शांति से अपनी एक कानूनी जिम्मेदारी निभानी है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में अब सोचने वाली बात यह है, ये इतना विशाल डिजिटल डेटाबेस अगले पूरे दशक के लिए भारत की नीतियों को कैसे आकार देगा? जरा सोचिए, आपके द्वारा दिए गए वे 20 मिनट और वो सटीक डेटा आने वाले सालों में देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा तय करने वाला है। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है दोस्तों, ये हमारे और आपके भविष्य का ब्लूप्रिंट है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।